Hello everyone, welcome to my YouTube channel Gyan Anveshan. In this video, we will discuss about Class 7 Geography book Chapter 4 Air. Okay, तो एयर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? हवा. एयर को हिंदी में कहते हैं हम हवा. ओके, बेसिकली जो एयर होती है वो गैसियस फॉर्म होता है और हम उसे किसी भी जगह स्टोर करके नहीं रख सकते. ओके, Our Earth is surrounded by a huge blanket of air called atmosphere. ठीक है, हमारी जो अर्थ है, प्रीवियस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि हमारी जो अर्थ है उसकी 3 लेयर्स हैं, जैसे क्रस्ट, मेंटल एंड कोर. ठीक है, तो ये जो तीनों सीरीज़ हैं वो हैं सॉलिड. ओके, अब हमारी अर्थ को एक और लेयर प्रोटेक्ट करती है, एक ब्लैंकेट है जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है एक्सटर्नल स्पेस एजेंसीज़ या फिर जितने भी यूनिवर्स में जितने भी कॉमेट वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनसे हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है. वो है ब्लैंकेट. जो लेयर है वो क्या है? एटमॉस्फेयर. ओके, अब एटम और एटमॉस्फेयर वर्ड को हम 2 पार्ट्स में तोड़ें तो क्या किससे बनता है? एटम और स्फीयर. तो एटम और स्फीयर. ठीक है, अब बेसिकली ये जो लेयर है वो एक ऐसा स्फीयर है, एक ऐसा गोला है जिसमें डिफरेंट गैसियस एटम्स प्रेजेंट होते हैं. तो एक चीज़ आपके क्लियर हो गई होगी कि ये जो लेयर है यानी एटमॉस्फेयर यानी ब्लैंकेट, ये क्या ऑक्यूपाई करता है? गैसेस को ऑक्यूपाई करता है. ओके, तो ऑल लिविंग बींग्स ऑन दिस अर्थ डिपेंड्स ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल. ठीक है, जितने भी लिविंग बींग्स हैं अर्थ पे वो अपने सर्वाइवल के लिए किस पे डिपेंड है? एटमॉस्फेयर. क्योंकि ये हमें प्रोवाइड करता है क्या? एयर प्रोवाइड करता है जिसे हम ब्रीथ करते हैं. प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ द सन रेज. ठीक है, हार्मफुल इफ़ेक्ट से हमें प्रोटेक्ट करता है. विदाउट दिस ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन वी शुड बी बेक्ड अलाइव बाय द हीट ऑफ द सन ड्यूरिंग द डे. ओके, अब इस ब्लैंकेट की प्रोटेक्शन के बिना क्या होगा? जो सन है उसकी हीट इतनी ज़्यादा है, सन की रेज अगर वो डायरेक्टली रीच करेगी हमारी अर्थ सरफेस पे तो जितनी भी चीज़ें हैं वो कम्प्लीटली बर्न हो जाएंगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर थाउजेंड्स ऑफ डिग्री सेल्सियस में होता है. और जब ये हमारी एटमॉस्फेयर लेयर से गुज़रता है तो इन कुछ लेयर से गुज़रने के बाद में वो टेम्परेचर रिड्यूस हो के वो हमारी अर्थ पर उतना ही पहुंचता है जितनी में लाइफ सस्टेन कर सकती है. और यही रीज़न है कि हमारे अर्थ के चारों तरफ ये एटमॉस्फेरिक ब्लैंकेट होने के कारण हमारी अर्थ पर लाइफ प्रेजेंट है. ओके, अब आगे बात आती है कि एयर में क्या प्रेजेंट है? मतलब जो एटमॉस्फेयर है उसमें गैसियस प्रेजेंट है. ठीक है, तो जो मेजर गैसेस हैं वो हैं 78% नाइट्रोजन मिलता है. ठीक है, 78% क्या प्रेजेंट है? नाइट्रोजन. एंड सेकंड जो मोस्ट अबंडेंट गैस है वो है ऑक्सीजन जो है 21%. एंड थर्ड वन इज़ आर्गन. एंड और फिर आती है कार्बन डाइऑक्साइड, ये कुछ 0.03% के आसपास है. और बाकी के अदर जितनी भी गैसेस होती हैं वो 0.04% के आसपास प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब आगे आता है नाइट्रोजन. हमने प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस किया था कि नाइट्रोजन हम ब्रीथ करते हैं लेकिन नाइट्रोजन का हमारे लिए कोई यूज़ नहीं होता. हम ब्रीथ करते हैं, हमारे लंग्स में जाती है, लेकिन प्लांट्स को नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है. किसके लिए? फॉर देयर सर्वाइवल. फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, जो कि वो बैक्टीरिया के थ्रू उसको इनहेल करता है. मतलब बैक्टीरिया उसको एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को जो है कन्वर्ट कर देता है, फेवरेबल बना देता है प्लांट के लिए. ओके, अब आगे आता है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन इज़ द सेकंड मोस्ट
plentiful gas in the air. Humans and animals take oxygen from the air as they breathe. Okay, green plants provide oxygen during photosynthesis. In this way, oxygen content in the air remains constant. तो मतलब जो ऑक्सीजन है वो सेकंड मोस्ट अबंडेंट है, फर्स्ट क्या है नाइट्रोजन एंड सेकंड है ऑक्सीजन, यानी 21%। तो और बहुत ही प्लेंटीफुल गैस होती है, मतलब बहुत ही सुहावनी होती है। सुहावना हम उसे इस वजह से कहते हैं क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है और उसके बिना मतलब कुछ भी नहीं है। ओके, तो जितने भी हम ह्यूमंस और जितने भी एनिमल्स हैं वो उसे इनहेल करते हैं, एंड जो ग्रीन प्लांट्स हैं उसको एक्सहेल करते हैं। तो ग्रीन प्लांट्स इनहेल क्या करेंगे, वो करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड को। तो इसी कारण जो ऑक्सीजन का जो लेवल है अर्थ पे वो हमेशा मेंटेन रहता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वो उसे एक्सहेल करते हैं एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स या ह्यूमंस उसको इनहेल करते हैं। तो इफ़ वी कट ट्रीज देन दिस बैलेंस गेट डिस्टर्ब। और अगर हम ट्रीज़ को काट दें तो ये बैलेंस जो है डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम ऑक्सीजन को इनहेल करते जाएंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करेंगे, लेकिन उस कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करने वाला कोई नहीं रहेगा, तो वो लेवल जाता जाएगा और ऑक्सीजन कंटिन्यूसली ख़त्म होती जाएगी। तो ये कुछ रीजंस हैं इसके। इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट गैस, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इम्पॉर्टेंट गैस है। अदर ग्रीन प्लांट्स यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। ठीक है, ये चीज़ डिस्कस हो चुकी है। ह्यूमंस और एनिमल्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय ह्यूमंस और एनिमल्स सीम्स टू इक्वल। तो मेंटेन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आगे चलते हैं। आगे आता है इसमें स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। अब मोस्ट अबंडेंट गैसेस के बारे में डिस्कस किया, अब डिस्कस करते हैं कि एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब जो ये एटमॉस्फेयर है हमारी अर्थ के चारों तरफ, ये डिफरेंट लेयर से मिलकर बना है और हर एक लेयर में अलग अलग तरह की क्रियाएं होती हैं। मतलब हर एक लेयर अलग अलग अपना रोल परफॉर्म करती है। अब ये जो लेयर्स हैं वो कुछ इस तरीके से हैं। 5 लेयर्स हैं टोटल, जिसमें से पहली जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है, फिर आती है स्ट्रेटोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। तो ट्रोपोस्फियर जो है वो सबसे नीचे वाली लेयर है, मतलब जो हमारी जो अर्थ क्रस्ट है, जिस जगह हम रहते हैं, उसकी जो सबसे नियर वाली लेयर है वो क्या है, ट्रोपोस्फियर। तो लगभग 13 किलोमीटर तक का इसका एक्सपोजर होता है। एंड द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। ठीक है, तो जो भी हम एयर ब्रीथ करते हैं मतलब ऑक्सीजन का लेवल इस लेयर में सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, और यही कारण है कि जब जो प्लेन्स वगैरह होते हैं अगर वो ज़्यादा हाई लेवल पर, ज़्यादा ऊपर वाली लेयर पे उड़ रहे होते हैं तो वहाँ पर रिक्वायरमेंट होती है किसकी, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब आगे आता है ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फिनोमेना लाइक रेनफॉल हेल स्टॉर्म अकर इन दिस लेयर। ठीक है, तो जितने भी बादल वगैरह बनते हैं या फिर अदर फिनोमेनाज होते हैं जैसे हेल स्टॉर्म वगैरह और ओले वगैरह गिरना या फिर स्नो बनना, तो ये सभी किस में होते हैं, ट्रोपोस्फियर में। और फिर इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ट्रोपोस्फियर का जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट टेम्परेचर होता है। वो अर्थ के पास वाले जो साइड होगी उसमें कुछ कम ज़्यादा रहेगा अर्थ के पास, और वो धीरे धीरे ऊपर जाते जाते कम होता जाता है। अब आगे आती है सेकंड जो लेयर है वो होती है स्ट्रेटोस्फियर। अब स्ट्रेटोस्फियर का जो एक्सपोजर है, यानी ये कितने हाइट तक एक्सटेंडेड है, वो है 50 किलोमीटर तक।
ठीक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फिनोमिनन। ओके, और जो क्लाउड्स वगैरह हैं वो किस में बनते थे, ट्रोपोस्फियर में, और उससे ऊपर वाली क्या है लेयर, स्ट्रेटोस्फियर। तो ये जो लेयर है यहाँ पर किसी भी तरीके के क्लाउड्स वगैरह प्रेजेंट नहीं होते, और जितने भी वेदर फिनोमिनन्स होते हैं जैसे लाइटनिंग हुई या फिर अदर चीज़ें, वो चीज़ें यहाँ पे एब्सेंट होती हैं, और इसी कारण जो है यहाँ पर एरोप्लेन्स फ्लाई करते हैं, मतलब उसके लिए सुटेबल होती है। अब आगे चलते हैं, इसका जो टेम्परेचर होता है वो कुछ कम हो जाता है। अब आगे आता है इसमें मीजोस्फीयर, ठीक है। और इससे पहले ये है कि ये जो लेयर्स होती हैं वो हमें प्रोटेक्ट तो करती है ही हार्मफुल इफ़ेक्ट से, किसके, सन रेज़ के। अब आगे आती है जो थर्ड लेयर है वो है मीजोस्फीयर। अब इसका जो एक्सपोज़र है वो है 80 किलोमीटर्स, ठीक है। तो लगभग 80 किलोमीटर्स ऊपर जाके हमें क्या मिल जाता है, मीजोस्फीयर लेयर स्टार्ट हो जाती है। अब मीटेरॉइड्स क्या होते हैं, जितने भी अर्थ के बाहर, मतलब जितने भी स्पेस में छोटे छोटे कॉमेट्स या फिर एस्ट्रॉइड्स वगैरह वो घूमते रहते हैं, और वो किसी तरीके से हमारी अर्थ के एटमॉस्फेयर में आ जाते हैं, तो वो सभी के सभी मीजोस्फीयर में बर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, ग्रेविटेशनल पुल इतना ज़्यादा होता है तो उसमें हीट जनरेट होती है, जिसकी वजह से वो बर्न हो जाते हैं, किस लेयर में, मीजोस्फीयर में, जो कि हमें जनरली हम कह देते हैं कि ये टूटा हुआ तारा है, ये वही होते हैं मीटियोराइट्स। ओके, जलने लग जाते हैं ये तारे कुछ। और इसका जो टेम्परेचर होता है वो माइनस में पहुंच जाता है, यहाँ इस स्फीयर का जो टेम्परेचर है वो। अब आगे आता है थर्मोस्फीयर। इन थर्मोस्फीयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग हाइट, ठीक है। अब ये जो थर्मोस्फीयर है इसका जो टेम्परेचर है वो करीब मतलब 2500 डिग्री सेल्सियस रहता है, मतलब इसका टेम्परेचर इतना ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा हीट होती है, इसी वजह से इसे थर्मोस्फीयर कहते हैं, क्योंकि थर्मल का मीनिंग ही हीट होता है। ओके, और जैसे जैसे ऊपर हाइट पे बढ़ते जाते हैं ये जो हीट है, टेम्परेचर है, वो बढ़ता जाता है। ओके, अब आगे चलते हैं, इसका जो एक्सपोज़र है वो लगभग 80 से 400 किलोमीटर पर जाकर शुरू हो जाती है ये लेयर। दिस लेयर हेल्प्स इन रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। अब जितने भी रेडियो ट्रांसमिशन होती है, मतलब टॉवर की हेल्प से या फिर बाय सैटेलाइट्स, तो ये जो है लेयर है वो उनके ट्रांसमिशन में बहुत हेल्प करती है, मतलब इजीली ट्रांसमिट करती है उन वेव्स को, रेडियो वेव्स को। ओके, एंड अब आगे आता है सबसे आउटर जो लेयर है वो है एक्सोस्फीयर। अब एक्सोस्फीयर जो है अपर मोस्ट लेयर है किसकी, एटमॉस्फेयर की। दिस लेयर हैज़ वेरी थिन एयर लाइट गैसेस लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन। ये बहुत थिन लेयर होती है, और यहाँ पर जो लाइट गैसेस प्रेजेंट होती हैं, क्या, हीलियम एंड हाइड्रोजन, ये बहुत ही लाइट गैसेस होती हैं। और इस लेयर में एक और चीज़ होती है, जितने भी इस लेयर में अदर गैसेस प्रेजेंट होंगी या फिर इवन ये गैसेस भी, ये आयोनिक फॉर्म में होती है, मतलब यहाँ का टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है कि यहाँ पर सारी गैसेस के जो एटम्स होते हैं वो ब्रेक हो जाते हैं और आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई थी, जो स्ट्रेटोस्फीयर है उसमें जो हमारी ओजोन लेयर है, जो हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करती है, यानी जिसे हम क्या कहते हैं, O3 लेयर कहते हैं, वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो हमारी प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फीयर में, जो कि सेकंड लेयर होती है। ओके, ये छोटी सी चीज़ इसमें छूट गई थी। अब आगे चलते हैं कि वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अब वेदर और क्लाइमेट में क्या डिफरेंस होता है, इससे पहले एक और चीज़ क्लियर करने की ज़रूरत है कि आपने सुना होगा एयर
ऑफ विंड, दोनों का मीनिंग क्या होता है? हवा, ठीक है। लेकिन अगर दोनों का मीनिंग एक है तो ये दोनों से अलग क्यों हुई? इनका नाम एक क्यों नहीं है? एयर को विंड क्यों नहीं कह रहे, विंड को एयर क्यों नहीं कह रहे? इसका ये रीज़न होता है, एयर जो होती है वो शांत गैसेस जो जहाँ प्रेजेंट होती हैं, जहाँ एटमॉस्फेयर प्रेजेंट होता है उसे हम एयर कहते हैं। और जब वो ब्लोइंग फॉर्म में आ जाती है, जब वो बहती हुई हवा हो जाती है, तो उससे हम क्या कहते हैं? विंड कहते हैं, ठीक है। और फिर उससे ऊपर ऊपर तो काफ़ी चीज़ें होती है, जैसे स्टॉर्म हुआ, थंडर स्टॉर्म, ये सब चीज़ें ऊपर की कंडीशंस होती हैं। अब वेदर होता है, वेदर भी मौसम है और क्लाइमेट भी मौसम है। क्लाइमेट को बेसिकली जलवायु कह देते हैं, ठीक है। तो अब इनमें बेसिक डिफरेंस ये है कि वेदर जो है डेली बेसिस पे जो टेम्परेचर का चेंज होता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि अभी इस टाइम बारिश का मौसम हो रहा है, ठीक है। उसके कुछ देर बाद क्या होगा? जैसे धूप निकल आई, फिर उसके कुछ देर बाद क्या होगा? रात हो गई, टेम्परेचर कम हो गया। मतलब डेली बेसिस पे जो किसी पर्टिकुलर एरिया में जो चेंजेस होते हैं मौसम में, वो क्या कहलाता है? वेदर, ओके। अब आगे जो है क्लाइमेट, वो होता है जलवायु। मतलब किसी लार्ज स्केल या फिर किसी फिक्स एरिया में जो एनुअली जो जलवायु, जो मौसम रहता है, जैसे हम इंडिया में रहते हैं तो यहाँ ना ज़्यादा ठंड पड़ती है और ना ज़्यादा गर्मी पड़ती है, मतलब टेम्परेट जोन में हम रहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें पोल्स की या फिर पोल्स के आसपास के कंट्रीज़ की, तो वो वहाँ का जो क्लाइमेट कैसा होगा? वो कोल्ड क्लाइमेट होगा, यानी वो फ्रीज्ड जोन में होंगे। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस होता है। अब टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर तापमान को कहते हैं। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इज़ द टेम्परेचर of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature, ठीक है। तो डेली बेसिस पे हम जितना भी फील करते हैं, जैसे कि आज कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम टेम्परेचर कह देते हैं, ठीक है। टेम्परेचर ऑफ द एटमोसफेयर चेंजेस नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट ऑल्सो फ्रॉम सीज़न टू सीज़न। मतलब दिन और रात में भी बदलता है और सीज़न टू सीज़न में भी बदलता है। जैसे अगर हम मई जून की बात करते हैं तो टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है नॉर्मली अपने इंडिया में। लेकिन अगर हम विंटर्स की बात करते हैं तो टेम्परेचर कभी कभी माइनस में भी पहुंच जाता है अपने इंडिया में, और बेसिकली जो मॉडरेट रहता है वो 2 to 3 डिग्री सेल्सियस का रहता है। अब आगे आता है इसमें समर्स आर हॉटर देन विंटर्स, तो ये चीज़ क्लियर हो गई। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंसेस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय अर्थ, ठीक है। तो इनकमिंग जो सोलर एनर्जी होती है वो क्या कहलाती है? इंसोलेशन। और आगे इस चैप्टर में अब आगे आता है एयर प्रेशर। एयर प्रेशर को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कहते हैं। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है, हमारी जो अर्थ है उस जहाँ हम रहते हैं वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो फेवरेबल है, ठीक है। जैसे जैसे हम ऊपर चलते जाते हैं, जैसे अगर हम प्लेन वगैरह में होते हैं तो वहाँ एटमॉस्फेरिक कम प्रेशर जो है कम होने लगता है, जिसकी वजह से हमें ब्रीथिंग में प्रॉब्लम होती है। बेसिकली जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है वो प्रेजेंस ऑफ गैसेस और उसकी अमाउंट और उसके मतलब फॉर्म पर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आगे चीज़ आती है इसमें द मूवमेंट ऑफ विंड और एयर का क्लियर हो ही चुका है। एंड एक और बार देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। तो एयर जो थी वो क्या होती है? शांत होती है, बिल्कुल शांत, जिसमें सारी गैसेस प्रेजेंट हैं और कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन जो विंड है वो किसका मूवमेंट होता है? एयर का मूवमेंट होता है हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया। मतलब ये कि कोल्ड जो एयर होगी वो
हॉट जो एयर होगी वो कोल्ड की तरफ जाएगी, एंड जो कोल्ड एयर है वो जो हॉट की तरफ जाएगी। मतलब ये इक्विलिब्रियम बनाने के लिए ये जो एयर का ब्लो जो होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, विंड कहते हैं, वो इम्पोर्टेंट होता है। तो इस चैप्टर में आपके में शायद इतना ही था। अब कुछ इसमें जोन्स और हैं। जोन्स के अकॉर्डिंग कुछ विंड्स होती हैं स्पेसिफिक टाइप की, जो अलग अलग जोन्स में चलती हैं। एक होती है परमानेंट विंड्स, द ट्रेड विंड्स, वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज और द परमानेंट विंड्स। दीज ब्लो कॉन्स्टेंटली थ्रू आउट द ईयर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब ये परमानेंट विंड्स जो हैं वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ और वेस्ट से ईस्ट की तरफ, मतलब थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल लगातार चलती रहती हैं। ठीक है, अब आगे आता है इसमें सीजनल विंड्स। दीज विंड्स चेंज देयर डायरेक्शन इन डिफरेंट सीज़न। ठीक है, तो ये सीजनल विंड्स जो होती हैं, जैसे अगर अभी रेनी सीज़न चल रहा है तो हम नॉर्मली जो ब्रीज़ जो फील करते हैं वो कैसी होती है, वो कोल्ड ब्रीज़ होती है। और जून और मई के टाइम पे जो ब्रीज़ होती है वो बहुत ज़्यादा हॉट ब्रीज़ होती है। तो ये इस टाइप की जो विंड्स होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, सीजनल विंड्स कहते हैं। अब लोकल विंड्स क्या होगा, दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ अ डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लैंड एंड सी ब्रीज। डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड्स ऑफ नदर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया? इट इज़ कॉल्ड लू। ठीक है, तो जो लोकल जो विंड्स होंगे, मतलब जो एक पर्टिकुलर एरिया में, जैसे किसी जगह बारिश हो गई या कुछ हो गया, तो उससे जो है स्मॉल एरिया जो इन्फ्लुएंस होता है वो क्या कहलाता है, लोकल विंड्स कहलाती हैं। अब जो विंड्स के वजह से एक क्लैमिटी बनती है, नेचुरल हज़ार्ड का रूप बनता है, वो किस में बनता है, सी में। मतलब जब हॉट एंड कोल्ड जो विंड्स होती हैं वो एक दूसरे से टकराती हैं सी में बेसिकली, तो क्या होता है, सी वाटर जो है वो विल्डिंग स्टार्ट कर देता है, मतलब जो गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। अगर जिसे हम क्या कहते हैं, साइक्लोन कहते हैं। अभी हमारे जो बंगाल साइड में साइक्लोन फानी आया था, एंड और अभी जो बिल्कुल रिसेंट का है वो है गुजरात का। ठीक है, तो ये साइक्लोन्स बेसिकली जो ओरिजिन होता है वो सी में होता है इसका, और ये घूमते घूमते जितने भी कोस्टल एरियाज़ होते हैं उनको इफ़ेक्ट करता है। तो साइक्लोन को हिंदी में क्या कहते हैं, चक्रवात कहा जाता है। ओके, तो इसमें कुछ इंसिडेंट्स हैं कि 17 और 18 अक्टूबर को साइक्लोन जो आया था वो बे ऑफ बंगाल में आया था और 5 डिस्ट्रिक्ट को हिट किया था इसने। और अभी भी जो साइक्लोन फानी आया था उसने भी काफ़ी लोगों को हार्म पहुंचाया था, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव था वो देखने में। अब आगे जो इसमें एक एंड टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, वो है मॉइस्चर। अब मॉइस्चर क्या होता है बेसिकली, अब मॉइस्चर हम कहते हैं किसी भी चीज़ को जिसमें स्पेसिफिक अमाउंट की वाटर वेपर्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, मतलब हम किस चीज़ को देखकर कहेंगे कि इसमें इतना मॉइस्चर है, इसमें इतना मॉइस्चर है। ठीक है, आपने देखा होगा जो डिज़र्ट एरियाज़ की जो सैंड होती है या फिर वहाँ पे जो एयर चलती है वो कैसी होती है, बहुत ज़्यादा शुष्क होती है। मतलब हमारी बॉडी बहुत ज़्यादा ड्राई फील करती है अगर उस एरिया की एयर के कांटेक्ट में हम आते हैं तो। ठीक है, और अगर हम ह्यूमिड एरियाज़ की कांटेक्ट में आते हैं तो हमारी जो बॉडी होती है वो क्या फ़ील करेगी, वो बहुत ज़्यादा मॉइस्ट फील करेगी, मतलब ड्राई फील नहीं करेगी। तो यही रीज़न होता है मॉइस्चर जो है वो बेसिकली इसकी डेफिनेशन है कि व्हेन वाटर इवेपोरेट्स फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज़ इट बिकम्स वाटर वेपर। ठीक है, तो जब भी लिफ्ट अप होता है वाटर बॉडी से, तो वो कुछ भी हो सकता है, जैसे सी वाटर हुआ, रिवर हुआ, लेक हुआ, पॉन्ड हुआ, या फिर नॉर्मली जैसे हमारे क्लॉथ्स वगैरह होते हैं जो कि ड्राई अप हो जाते हैं थोड़ी देर में, तो उनसे जो वाटर लिफ्ट अप होता है वो किस फॉर्म में होता है, वाटर वेपर्स में, और वो कंसोलिडेट हो जाता है कहाँ पे, ट्रोपोस्फियर में। तो वो जो लिफ्ट अप हो रहा है उस
एरिया के लिफ्ट अप एरिया में जितनी भी एयर कांटेक्ट में आएगी वो एयर क्या रहेगी, मॉइस्ट एयर रहेगी, ठीक है। तो मॉइस्चर इन द एयर एट एनी टाइम इज़ कॉल्ड ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो बेसिकली जो प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स होता है वो ह्यूमिडिटी कहलाएगा। As the air gets warmer, its capacity to hold the water vapors increases and so it becomes more and more humid. तो जैसे जैसे हवा जो होती है वो वार्म होती जाती है, गर्म होती जाती है, तो उसकी कैपेसिटी जो है वाटर को होल्ड करने की वो बढ़ती जाती है। ओके, अब इसमें कुछ पिक्चर्स हैं कि साइक्लोनिक रेनफॉल का है, कोल्ड एयर और वार्म एयर है। तो बेसिकली इससे विल्डिंग जनरेट होती है। जैसे विल्डिंग को हम कैसे समझ सकते हैं कि अगर आप इसको अपने बेसिस पे एग्जांपल में समझना चाहें तो सबके घर में सिंक होती है। तो सिंक का जो माउथ जो होता है जहाँ से वाटर मतलब डिस्पोजल होता है, तो उसको बंद करके उस सिंक को फुल कर देना, ठीक है। फिर उसके बाद उसको ओपन करके तो जो बिल्डिंग बनेगी वो कुछ इस तरह की होगी, मतलब जो पानी है वो वहाँ से एक वेल लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा। तो वो कुछ इस तरीके से ही सी में दिखाई देता है और ये बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है। अब आगे है इसमें रिलीफ ओरोग्राफिक रेनफॉल, ठीक है। अब कुछ जगह रेनफॉल जो है वो क्या है कि जो बादल बन के आते हैं वो अगर मान लो कहीं से बादल बन के आ रहे हैं, वाटर वेपर्स को ला रहे हैं और वो किसी जगह उन्हें बरसना है और वो एक्सीडेंटली किसी ओरोग्राफिक या फिर किसी रिलीफ रीजन पे जाके जम जाते हैं, वहीं पे जाके बरसना शुरू कर जाते हैं, तो क्या होगा, उससे आगे वाले एरिया में वो नहीं जा पाएंगे और वो वहीं रहेंगे। तो वो एरिया बहुत ज़्यादा हाईली रेनफॉल वाला एरिया माना जाता है। और यही कारण है कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा जो रेनफॉल होता है वो मेघालय में होता है, क्योंकि उसके आगे हिमालय सीरीज़ आ जाती है, जिससे आगे जो क्लाउड्स हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते। अब आगे आता है कन्वेंशनल रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल बेसिकली प्लेन एरियाज़ के लिए होता है। अब ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है। ओके, thank you for watching. If you like this video, please do like, comment, share and subscribe my YouTube channel for more updates. Okay, stay updated, stay safe, stay happy and stay healthy.